सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो आज हम पॉलिटिकल का भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो भाई सामने लिखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आप इंग्लिश में डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बहुत बेसिक से जानते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले कहाँ है तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी भाग 4 36 से लेकर 51 तक आज हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। और ये कहाँ से लिया गया है तो ये यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो भाई ये आयरलैंड से लिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाई आयरलैंड ने कहाँ से लिए, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिए और स्पेन ने इसको खुद बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ कुछ लोगों ने कुछ बात कही है, किसको लेकर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कुछ बात कही है। सबसे पहले बी.एन. राव ने कहा था कि 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होंगे, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। जो कैटेगरी 1 है वो 12 से लेकर 35 है, वो खुद उनका नाम ही मौलिक अधिकार है। लेकिन जो कैटेगरी नंबर 2 है उसको मौलिक अधिकार ना कह के राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम रख दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बी.एन. राव ने क्या कहा था, तो मौलिक अधिकार 2 कैटेगरी के, 1 नंबर 2 नंबर। उसके बाद केटी शाह ने कहा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक ऐसे चेक के समान है कि आप पैसा तो अपनी मर्जी से कितना भी भर दीजिए, लेकिन जो ये पैसा मिलेगा ये बैंक की मर्जी के अनुसार आपको मिलेगा। ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी, जब हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तब ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब अंबेडकर साहब ने यहाँ पे क्या कहा, अंबेडकर साहब ने कहा कि ये जो डीपीएसपी हैं, यानी डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक ऐसे लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं जो सामाजिक है और आर्थिक है। यानी कि अंबेडकर साहब के अनुसार ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, आपको समझ में आ जाएगी क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल से, यानी आर्टिकल 36 से हम स्टार्ट करेंगे और 51 तक इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। उसके बाद इसको दोबारा से हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा 36। आर्टिकल जो 36 होता है ना भाई, जैसे आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, कहाँ से शुरू होते हैं 12, कहाँ एंड होते हैं 35 तक। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 भी राज्य की परिभाषा देता है, आर्टिकल 36 भी राज्य की परिभाषा देता है। अब राज्य की परिभाषा मतलब क्या है कि कुछ एक ऐसी बॉडी या ऐसी गवर्निंग बॉडी जिसका अपनी खुद की ज़मीन होती है, खुद के रूल होते हैं, खुद की रेगुलेशन होती है, खुद के आदमी होते हैं। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य की कैटेगरी के अंदर आता है, रेलवे डिपार्टमेंट राज्य की कैटेगरी के अंदर आता है, बिजली डिपार्टमेंट राज्य की कैटेगरी के अंदर आता है। तो सारे राज्य की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो राज्य होगा ये कोशिश करेगा कि अपने राज्य में जो उनके लोग हैं उनको, देखो सबसे पहली बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये कल्याणकारी राज्य की घोषणा करते हैं, यानी किसी भी राज्य को एक कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 37 क्या कहता है, 36 समझ में आ गया। जो आर्टिकल 12 है वही आर्टिकल 36 है, थोड़ा बहुत फर्क है वो आर्टिकल 12 में, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। न्यायालय में परिवर्तनीय है। जितने भी आगे हम पढ़ेंगे, जितने भी हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने वाले हैं, जो भी प्रावधान हमें मिलने वाले हैं, उनको पहले ही कह दिया कि भाई आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सभी को पता है कि भाई जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत ये आपको पता ही पहले से, रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं मिलता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये वाद विवाद योग्य नहीं है, यानी ये राज्य की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी राज्य चाहे तो इसे दे देगा और चाहे नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 36 समझ में आ गया, राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 37 कहता है कि भाई ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें नहीं देगा तो भी ठीक है, दे देगा तो भी ठीक है। आगे 38 क्या कहता है, 38 कहता है ये 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। कौन कौन से, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय। तो देखिए क्या कहता है कि राजनीतिक न्याय हमें प्रदान करेगा। सामाजिक का मतलब सबको पता, जहां हम सामाजिक की बात करते हैं वह समानता की बात होती है, कहना चाहता है कि भाई लोगों में समानता की बात करता है, ठीक है, सामाजिक न्याय। उसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि आप सभी को पता है कि कुछ एक जैसे पिछड़ा वर्ग होते हैं, उनको राशन कार्ड में बहुत ही सस्ता सामान मिल जाता है या और कुछ भी विशेष छूट उनको मिल जाती है, तो वो एक प्रकार का आर्थिक न्याय है। तो
38 क्या कहता है भाई? 38 कहता है कि 3 प्रकार की न्याय है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय। अगर हमसे पूछे कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात करता है, तो लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं, सामाजिक एवं आर्थिक। और ये बात किसने कही थी? भीमराव अंबेडकर ने। अब आता है कि भाई 39 क्या कहता है? 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये क्या समझिए, ये कहता है कि कोई भी एक काम है, उस काम को पुरुष भी करेगा और उसी काम को महिला भी करेगी, यानी सेम काम है, सेम अवधि है, सेम ड्यूरेशन है, सब कुछ सेम है, कंडीशन सेम है। यानी एक काम को पुरुष भी कर रहा है और उसी काम को महिला भी कर रही है। तो ये कहा गया है इसमें कि जो वेतन पुरुष को मिलेगा वही वेतन महिला को मिलेगा, यानी पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। इसलिए कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अमूमन आपको पता होगा, जैसे कुछ मजदूर लोग आपने देखे होंगे, कुछ महिला मजदूर हैं, उनकी जो दिहाड़ी होती है, जो मजदूरी होती है, वो बहुत कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो मेन हमारा लेबर होता है, ठीक है। लेकिन ये कहा गया कि भाई संविधान में लिखे थे, लेकिन हम मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते। अब देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 का, निःशुल्क विधि सहायता। ये समझिए, निःशुल्क का मतलब होता है बिना शुल्क के, बिना पैसे के। विधि का मतलब होता है कानून, और सहायता मतलब क्या होता है? हेल्प होता है। देखिए भाई, आप ना किसी भी डिपार्टमेंट में निःशुल्क विधि सहायता ले सकते हैं। मान लीजिए, अब पोस्ट ऑफिस की हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको कोई खाता खुलवाना है, कोई भी अकाउंट आपको ओपन करवाना है, तो किसी भी अकाउंट, जैसे अलग अलग अकाउंट होते हैं, आरडी है, टीडी है, एसएससी है, एसबी है, अलग अलग प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो मान लीजिए आपको सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना है, सुकन्या समृद्धि योजना वाला खाता खुलवाना है, तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे एक सलाहकार बैठा होगा, वो आपको सलाह दे देगा। यानी कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में बिना पैसा दिए उससे सलाह ले सकते हैं। ये कहाँ लिखा गया है? 39 से क में लिखा गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, इसने कहा गया है। ये ग्राम पंचायत का गठन किस बेस पर? आप समझिए, एक गांधीवादी सिद्धांत भी इसे कहते हैं। देखो क्या था, भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे थे कि भाई पंचायत नहीं होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, और महात्मा गांधी कह रहे थे कि पंचायत का होना जरूरी है। तो दोनों में क्या हो गया? मतभेद। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई इस ग्राम पंचायत के सिलसिले को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी राज्य चाहेगा तो अपनी मर्जी से चाहेगा तो ग्राम पंचायत ला लेगा, अपने ले आएगा अपने राज्य के अंदर, नहीं चाहेगा तो भाई नहीं लेकर आएगा। तो यही बात है कि भाई जो ग्राम पंचायत का, अभी आपने पता होगा कि भाई ग्राम पंचायत 243 अनुच्छेद में भी हम पढ़ेंगे, उसके अलावा भी बस आप समझ लीजिए कि जो ग्राम पंचायत है वो आर्टिकल 40 के अंदर है। और ये किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये गांधीवादी सिद्धांत पे काम करती है। आगे बढ़ते हैं। 41 क्या कहता है? 41 है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। देखो, सबसे पहला यहाँ पे लिखा बुढ़ापा, जैसे बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उनको बुढ़ापा पेंशन